हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश कुमार स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल पैराडाइज एजुकेशन पर। आज के इस सेशन में हम क्लास 9 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जिसका नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देने से पहले हम चाहते हैं क्या, आज का जो हमारा क्लास हो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा मस्ती जैसा हो। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाना चाहता हूँ, जिसमें एक शराबी रहता है और एक पुजारी रहता है। आप सभी लोग जाते हैं, हर मंदिर में कोई ना कोई पुजारी रहता है। तो क्या होता है, एक शराबी शराब के नशे में मंदिर में प्रवेश करने का कोशिश करता है। तो वहाँ पे एक पुजारी उसको रोक देता है। उसको कहता है कि आप, शराबी को कहता है पुजारी, आप शराब के नशे में मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर शराबी कहता है, जी ठीक है बाबा, हम यहाँ से वापस तो चले जाएंगे, लेकिन आप पहले मेरे कुछ प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। कहता है ठीक है, आपको जो पूछना है पूछिए। शराबी कहता है पुजारी से, बाबा बताइए, आप बड़ा है या आपका मंदिर बड़ा है? तो थोड़ा देर पुजारी पहले सोचता है, फिर कहता है ओबियसली हमारा मंदिर ही बड़ा होगा। कहता है ठीक है, अगर आपका मंदिर बड़ा है तो फिर धरती पे जाके क्यों पड़ा? फिर थोड़ा देर पुजारी सोचता है और कहता है कि हाँ, ये धरती बड़ा है। जब जैसे ही कहता है, पुजारी कहता है कि धरती बड़ा है, फिर शराबी तुरंत क्वेश्चन करता है, अगर धरती बड़ा है तो शेषनाग के सर पे जाके क्यों पड़ा? अगर धरती बड़ा है तो शेषनाग के सर पे जाके क्यों पड़ा? तो फिर थोड़ा देर सोचता है पुजारी और कहता है जो शेषनाग बड़ा है। अगर शेषनाग बड़ा है तो फिर शराबी कहता है, अगर शेषनाग बड़ा है तो महादेव जी के गले में जाके क्यों पड़ा? फिर जाके फंस जाता है पुजारी। फिर थोड़ा देर सोचता है, पुजारी कहता है जो महादेव जी बड़े हैं। फिर शराबी कहता है, अगर महादेव जी बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पे जाके क्यों पड़ा? अगर महादेव जी अगर बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पे जाके क्यों पड़ा? तो फिर जाकर के पुजारी बाबा थोड़ा सा संकट में पड़ जाते हैं, कहते हैं जो कैलाश पर्वत बड़ा है। फिर शराबी क्वेश्चन करता है, अगर कैलाश पर्वत बड़ा है, अगर कैलाश पर्वत अगर बड़ा है तो हनुमान जी के हाथों में जाके क्यों पड़ा? अगर कैलाश पर्वत अगर बड़ा है तो हनुमान जी के हाथों में जाके क्यों पड़ा? तो फिर थोड़ा देर सोचता है पुजारी बाबा और कहते हैं जो हनुमान जी बड़े हैं। फिर शराबी कहता है, अगर हनुमान जी अगर बड़े हैं तो राम जी के चरणों में जाके क्यों पड़ा? अगर हनुमान जी अगर बड़े हैं तो राम जी के चरणों में जाके क्यों पड़ा? ऐसे ही फिर थोड़ा देर सोचते हैं पुजारी बाबा और कहते हैं जो राम बड़ा है। तो फिर शराबी कहता है, अगर राम बड़ा है तो सीता के वियोग में जाके क्यों पड़ा? अगर राम बड़ा है तो सीता के वियोग में जाके क्यों पड़ा? फिर थोड़ा देर पुजारी बाबा सोचते हैं और कहते हैं जो सीता बड़ी है। फिर शराबी कहता है, अगर सीता बड़ी है तो लंका में जाके क्यों पड़ी? शराबी कहता है, अगर सीता बड़ी है तो लंका में जाके क्यों पड़ी? फिर थोड़ा देर पुजारी बाबा सोचता है और कहता है जो लंका बड़ा है। फिर शराबी कहता है, अगर लंका बड़ा है तो उस पर पानी जाके क्यों पड़ा? तो फिर थोड़ा देर सोचता है पुजारी बाबा और कहता है जो पानी बड़ा है। अब जाके शराबी कहता है, बाबा अब तो आप पूरी तरह से फंस चुके हैं, अगर पानी अगर बड़ा है तो शराब में जाके क्यों पड़ा? फिर थोड़ा देर सोचता है पुजारी बाबा और कहता है जो शराब बड़ा है। तो फिर पुजारी को फंसा लिया शराबी। तब जाके शराबी अंत में कहता है, बाबा जो पी के पड़ा वही सबसे बड़ा। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये नहीं मानना है जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा है। ये आपको हम पहले ही बता दिए थे। ये क्या है, एक जोक था। वैसे भी शराब पीना क्या है, बहुत ही हानिकारक है। आप लोग ये मत समझ लीजिए जो पी के पड़ा वही सबसे बड़ा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक छोटा सा जोक था, जिससे एक शराबी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, शराबी भी अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का कोशिश किया। जब वो अपने आप को सबसे सिद्ध करने का कोशिश कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट? तो आइए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ये जो चैप्टर जो है, जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है,
इसका यानी कि केमिस्ट्री का एक तरह से कहा जाए तो स्टूडेंट इसका यहाँ से शुरुआत होता है, केमिस्ट्री का यहाँ से शुरुआत होता है, जो कि क्लास 9th का पहला चैप्टर है। तो इसमें अगर हम लोग इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे के जो भी चैप्टर है उसमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में, और यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत भी होती है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो मैटर क्या है। इंट्रोडक्शन में पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो मैटर क्या है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, एनीथिंग मीन्स कोई भी चीज़, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे, एंड हैज मास, और जिसमें क्या हो, मास हो, एंड इज फेल्ड बाय सेंस, जो क्या किया जाए हमारे सेंस के द्वारा उसको महसूस किया जाए, इज कॉल्ड मैटर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैटर। यानी कि इस डिफिनेशन से इस वर्ल्ड में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि स्थान नहीं घेरता है, जो कि स्थान नहीं घेरता है, और इस वर्ल्ड में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका कुछ न कुछ वजन नहीं हो। यानी कि इस संसार में जितने भी सारी चीज़ है वो क्या है, मैटर है, सभी स्थान छेकते हैं, सभी का कुछ न कुछ क्या होते हैं, वजन होते हैं, यानी कि मास होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं इस संसार का कोई भी चीज़ वो क्या है, सभी के सभी क्या है, मैटर है, क्या है, मैटर है, सबका कुछ न कुछ वजन होता है, यानी कि मास होता है, सब क्या करते हैं, कुछ न कुछ स्पेस तो जरूर छेकते हैं, सब कुछ न कुछ स्पेस जरूर छेकते हैं, और अगर जो इसको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन उसको हम अपने सेंस ऑर्गन से उसको हम फील कर सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं हमारा सेंस ऑर्गन क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन क्या है, टंग है, नोज है, ईयर है, स्किन है, ये सब हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन है। जैसे हवा है, अगर हवा है तो वो भी क्या है, मैटर है, लेकिन उसको हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे फैन चलती है तो हमको महसूस हो जाता है जो अभी हवा है, यानी कि पंखा चल रहा और हमको हवा लग रहा है, तो हम लोग उसको सिर्फ महसूस करते हैं, इसलिए हवा भी क्या है, एक मैटर है। तो अब हम लोग जान गए जो मैटर क्या है, कोई भी चीज़ है ना, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो क्या करे, स्थान छेके, एंड हैज मास, जिसमें क्या हो, मास हो, एंड इज फेल्ट बाय सेंस ऑर्गन, जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ क्या है, मैटर है। तो मैटर तो है, लेकिन अभी हम लोग जान रहे हैं जो मैटर जो है वो क्या है, इसका फिजिकल नेचर है मैटर्स का, मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अभी हम लोग क्या जानते हैं, जो मैटर जो है वो किस चीज़ का बना होता है, द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अभी हम लोग जान रहे हैं जो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसफर, यानी कि पहले के जो फिलोसफर था उसका कहना था जो इस संसार का कोई भी चीज़ जो है वो सिर्फ 5 तत्व से मिलके बना है, किससे, 5 एलिमेंट्स, जो कि 5 एलिमेंट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एंशिएंट फिलोसफर, यानी कि भारत के जो प्राचीन फिलोसफर थे उसके अनुसार मैटर इज द फॉर्म ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 तत्व। फर्स्ट इज द एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी कि इस फिलोसफर के अनुसार जो कोई भी जो मैटर जो था वो ये 5 तत्व से मिलकर बना हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर, अर्थ, एयर मीन्स हवा, अर्थ मीन्स पृथ्वी, फायर मीन्स आग, स्काई मीन्स आकाश, एंड वाटर, जो कि हम लोग पहले से भी जानते हैं ये भी क्या है, एक 5 तत्व है। और पहले के फिलोसफर का कहना था जो इस संसार का कोई भी चीज़ जो है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है, लेकिन अभी हम लोग जान रहे हैं प्रेजेंट में मॉडर्न केमिस्ट्री के अनुसार कोई भी चीज़ यानी कि एनीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी चीज़ किसी से बना है, पार्टिकल से, यानी कि कण से मिलकर के बना है। यानी कि सपोज अगर यह एक हम मान लेते हैं हम क्या है, यह एक मैटर है, क्या है, मैटर है, तो ये मैटर के अंदर इसके कण जो होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं, क्या होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कोई भी मैटर जो है किसी से मिलकर बना है, पार्टिकल से, इसलिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि
किसी भी मैटर के अंदर उसके पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, तब जाकर के वो मैटर होता है। ये तो हो गया मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि अब इस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इस पार्टिकल्स का क्या नेचर होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या हो गया, प्रॉपर्टी, यानी कि उसके क्या गुण होते हैं, किसके, इसके पार्टिकल्स के, मैटर के पार्टिकल्स के क्या गुण होते हैं। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ, सपोज ये एक मैटर है, इस मैटर के जो दो कण है, सपोज ये एक पार्टिकल्स हो गया और ये पार्टिकल्स हो गया, इसके बीच में ये खाली स्थान है, ये क्या हो गया, खाली स्थान हो गया, है ना। इस खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस। किसी भी मैटर के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। यानी कि इस मैटर के अंदर में जो मोलिक्यूल है, यानी कि जो एटम्स है, जो पार्टिकल्स है, इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, कुछ ना कुछ गैप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर। और उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को, जैसे ये सपोज ये पार्टिकल्स है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये सभी पार्टिकल्स एकजुट होकर के एक मैटर का फॉर्मेशन करता है। यानी कि इस दो, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स काम करता है, जिसको तो हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी कि जिस प्रकार से इंटरमोलिकुलर स्पेस था, उसी प्रकार से होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमोलिकुलर फोर्स। जिस प्रकार से यहाँ पे जब दो पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस था, तो उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। लेकिन जब दो पार्टिकल्स को, जिस फोर्स के कारण दो पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। यानी कि जब दो फोर्स के बीच, जब दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, एक फोर्स काम करता है, जो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स। उसका बाद तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि इस पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है, इस मैटर के जो ये पार्टिकल्स है, ये क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन जब इस चीज़ का, इस थर्ड लाइन का मीनिंग आप अच्छे से तब समझिएगा जब आपको हम पढ़ाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन सा, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम आपको बताएंगे जो कोई मैटर का, यानी कि इसके जो होते हैं स्टेट्स, वो कोई भी मैटर का 3 स्टेट में पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। वैसे मैटर को तो दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन मैटर के जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के आधार पे मैटर को मेनली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट द सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड मीन्स द्रव एंड गैस मीन्स गैस। यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज
आर मेनली थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज द सॉलिड, सेकेंड इज द लिक्विड एंड थर्ड इज द गैस। तो अब क्या करते हैं हम, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि मैटर का मेनली थ्री स्टेट हो गया। अब इस तीनों को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जो ये सॉलिड है, ये लिक्विड और ये गैस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इस तीनों को प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। जो सॉलिड क्या प्रॉपर्टी क्या होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या होता है और गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है। तब जाके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड और कौन सा गैस है। तो आइए हम क्या करते हैं, पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक पार्टिकल्स पिक्चर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक सॉलिड है। सॉलिड का जो पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है इसके अंदर, वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बीच में जो गैप होता है बहुत ही कम होता है। ये आप देख रहे हैं, ये हो गया सॉलिड का पार्टिकल्स जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। फिर देखिए ये मान लेते हैं हम क्या है, अब एक लिक्विड का हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं इस तरह से होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, लिक्विड। फिर देखिए तीसरा हम ड्रॉ करते हैं गैस का पिक्चर। मान लेते हैं ये गैस एक सबस्टेंस है, इसके अंदर इस तरह से इसके पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब ये तीनों पिक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा जो सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। पहला, सॉलिड, फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप, यानी किसी भी सॉलिड का जो मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप। मास मीन्स क्या, द्रव्यमान, वॉल्यूम मीन्स क्या, आयतन, वॉल्यूम मीन्स क्या, आयतन, एंड शेप मीन्स क्या, आकार। सपोज मान लेते हैं ये क्या है, एक मार्कर है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ पे फेंक देंगे। तो हम इसके बाद इसको जब चेक करेंगे, इसको मेजर करेंगे, तो ना तो इसका मास घटेगा, ना तो इसके शेप में कोई चेंज आएगा और ना ही इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो किसी भी सॉलिड का जो होता है मास होता है, वॉल्यूम और शेप, ये क्या होता है, फिक्स होता है। मास, वॉल्यूम एंड शेप क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम। इट मीन्स लिक्विड का जो होता है वो शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। मास भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक जग पानी को अगर हम लोग बोतल में डालते हैं तो क्या होता है, बोतल का आकार ले लेता है। फिर उसी एक बोतल पानी को अगर हम किसी पतली में डालते हैं तो क्या होता है, पतली का आकार ले लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो किसी भी द्रव का क्या होता है, वो आकार निश्चित नहीं होता, उसको हम जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ले लेता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो लिक्विड का क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, बट लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स होते हैं, मास उसका फिक्स होते हैं। उसके बाद गैस, अगर जैसे सपोज एक सिलेंडर लेते हैं जिससे 5 लीटर क्या होता है, गैस होता है, क्या होता है, 5 लीटर गैस होता है। उस 5 लीटर गैस को हम लोग क्या करते हैं, एक रूम में छोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या देते हैं, तो वो पूरा रूम में फैल जाता है, क्या होता है, पूरा रूम में फैल जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो गैस का क्या होता है, न मास फिक्स होता है, न वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप, है ना। क्यों? क्योंकि एक रूम में अगर हम गैस छोड़ देते हैं, फिर उसका कुछ ना कुछ अगर हम चाहेंगे फिर सिलेंडर में डालने, तो पूरा का पूरा सिलेंडर में नहीं आएगा, उसका कुछ ना कुछ वजन घट जाएगा। शेप, रूम में डाले तो रूम का शेप ले लेगा, वॉल्यूम उसका निश्चित घटेगा, अगर उसका मास अगर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं नाइदर फिक्स शेप और नॉट फिक्स वॉल्यूम, ना ही उसका फिक्स क्या होता है, शेप होता है, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये पहला हम लोग डिफरेंस जाने क्या,
जो सॉलिड का क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है एंड फिक्स मास होता है। उसके बाद लिक्विड के बारे में भी हम जाने, जो इसका सिर्फ शेप फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन इसका मास एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स होता है। इसका ना तो मास फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम और ना ही शेप। सेकेंड पॉइंट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लिस्ट, यानी कि ये जो मैटर है आप देख रहे हैं सॉलिड मैटर, इसमें क्या है, इसके बीच में क्या है, पार्टिकल्स डिस्टेंस, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि ये और ये पार्टिकल्स के बीच में जो आप देख रहे हो डिस्टेंस क्या है, कम है, क्या है, कम है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, इससे थोड़ा ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा है। क्या है, इसमें पार्टिकल्स डिस्टेंस जो है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसमें इसके तुलना में ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा है। इसलिए द इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस, यानी कि इसके अंदर में जो पार्टिकल्स है, इस मैटर के अंदर में जो पार्टिकल्स है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसमें क्या, लिस्ट है। लिस्ट मीन्स क्या, सबसे कम। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड, इसमें सॉलिड की तुलना में इसमें क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, यानी कि इसके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बीच, इंटर पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो ये भी पॉइंट आप समझ चुके हैं। जो इसके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, और इसमें सबसे ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ये मार्कर है। इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे, मीन्स अगर इसको हम दबाएंगे तो हमसे दबने वाला नहीं है, ये नहीं के बराबर दबता है। लेकिन कोई कोई ऐसा सॉलिड है जो कि दब जाता है। सपोज रबड़ लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा कंप्रेस होता है। अगर उसको हम लोग रबर को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस होता है, लेकिन वो भी क्या है, एक सॉलिड है, इसलिए नेग्लिजिबल। कंप्रेसिबिलिटी तो होती है लेकिन नहीं के बराबर। मतलब कुछ ही ऐसे एक्सेप्शनल सबस्टांसेज है, यानी कि मैटर है, जो क्या होता है, कंप्रेस होते हैं, इसलिए नॉट कंप्रेसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब नहीं के बराबर। कुछ में होते हैं, मतलब कुछ ही में होते हैं, और मैक्सिमम में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होते हैं। एंड थर्ड, इसका लिक्विड में क्या आता है, ऑलमोस्ट कंप्रेसिबिलिटी। सपोज हम क्या करेंगे, इसको जैसे 1 लीटर पानी को अगर हम पॉलीथीन में डाल देंगे, उसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। 1 लीटर पानी को अगर गुब्बारा में अगर हम भर देंगे, उसको अगर दबाएंगे तो ऑब्वियसली वो दबता है। आप इस प्रैक्टिकल को आप करके आप घर में भी आप चेक कर सकते हैं। यानी ऑलमोस्ट कंप्रेसिबिलिटी, यानी करीब करीब ये क्या होता है, दबता है। किसके तुलना में, सॉलिड के तुलना में। हाई कंप्रेसिबिलिटी, यानी गैस में आप तो जानते हैं, हम लोग हवा गुब्बारा में क्या करते हैं, हम लोग गैस जैसे भरते हैं हवा और उसको दाबते हैं तो आराम से दबता है। यानी कि गैस को किसी भी चीज़ में अगर डालकर अगर हम लोग अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो वो इजीली क्या होता है, कंप्रेस होता है। यानी कि हाई कंप्रेसिबिलिटी गैस का, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड ऑलमोस्ट कंप्रेसिबिलिटी, इसमें क्या होता है, करीब करीब कंप्रेसिबिलिटी होती है। 4th पॉइंट, हाई डेंसिटी मीन्स क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डेंसिटी मीन्स क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर। हाई, इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। इसमें क्या है, कम है। किसके तुलना में, एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड, एंड इट हैज़ वेरी लिस्ट, इसमें जो है बहुत ही कम है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डेंसिटी हाई हुआ, इसका डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड इज लिस्ट एंड इट्स वेरी लिस्ट, इसका जो बहुत ही कम है। यानी हाई डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड, यानी कि इस लिक्विड का जो डेंसिटी होता है सॉलिड की तुलना में कम होता है। डेंसिटी इज लिस्ट, इसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है। क्यों, आप देख सकते हैं इसमें कितना पार्टिकल्स और इस यहाँ कितना है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक, इसका जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं सॉलिड का, वो क्या है, बहुत ही क्लोजली पैक है। लेकिन इसके बीच में क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक, इसमें क्या होता है, बहुत ही कम क्या होता है, क्लोजली पैक होता है, यानी कि इसके बीच में डिस्टेंस रहता है।
इसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस रहता है, जिसके कारण से क्लोजली पैक नहीं होता है। एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, यानी कि इसमें देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, यानी कि इसके पार्टिकल्स इतने फ्री होते हैं जो कहीं भी मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली पैक बिल्कुल नहीं होते हैं, पूरी तरह से फ्री होते हैं। इसके पार्टिकल्स को थोड़ा सा अगर छूट मिल जाए तो ये तो धरती से आकाश में तुरंत पहुंच जाता है। फिर देखिए 5 पॉइंट्स। 6 पॉइंट, इट डू नॉट फ्लो, किसी भी सॉलिड में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसमें बहने की प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है, सॉलिड बहती नहीं है। इट डू नॉट फ्लो, यानी कि सॉलिड में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन लिक्विड में तो होती है। इट फ्लो इजीली, ये आसानी से बह जाता है। अगर एक गिलास पानी को अगर रूम में अगर हम एक कोना में किसी एक कॉर्नर में अगर हम लोग गिरा देते हैं तो एक कॉर्नर से बह करके दूसरे कॉर्नर में चला जाता है। लेकिन अगर इस मार्कर को अगर हम किसी कॉर्नर में अगर गिरा देंगे, जहाँ गिरेगा वहीं पर रहेगा, ये एक कोने से दूसरे कोने में बहकर नहीं जाएगा। लेकिन लिक्विड क्या होगा, बह के एक कोने से दूसरे कोने में चला जाएगा। गैस को तो अगर हम एक कोने में छोड़ेंगे तो वो सभी कोने में चला जाता है। अगर 1 kg गैस अगर हम एक कोने में अगर छोड़ देंगे तो पूरा रूम के हर एक कोने में फैल जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इट फ्लो वेरी इजीली, ये बहुत ही आसानी के साथ क्या करता है, फ्लो करता है। अब आप किसी भी मैटर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग ऑफ मैटर्स, इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कैसे किसी भी मैटर का जो स्टेट्स है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो आइए अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे द इंटर कन्वर्सन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, द इंटर कन्वर्सन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इसको अब हम लोग समझते हैं। जैसे इस डायग्राम के द्वारा हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, सॉलिड को अगर हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, यानी कि द चेंज ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड स्टेट टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। यानी कि फ्यूजन का डिफिनेशन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड स्टेट्स टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन। यानी कि फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। फिर अगर हमको लिक्विड से अगर गैस में अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे। क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, लिक्विड को हीट करेंगे और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, यानी कि वेपोराइजेशन। यानी कि वेपोराइजेशन का डिफिनेशन हो सकता है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। यानी कि जब हम लोग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं ऑन हीटिंग, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, वेपोराइजेशन। यानी कि वेपोराइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग लिक्विड से गैसियस स्टेट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फिर गैस से डायरेक्ट हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, किसके द्वारा, बाय सब्लिमेशन मेथड, है ना। यानी कि सब्लिमेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी मैटर को हम एक स्टेट के विदाउट, यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट किए बिना डायरेक्ट हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि द सब्लिमेशन क्या हुआ, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। यानी कि गैस, यानी कि क्या कर सकते हैं हम सब्लिमेशन में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग, है ना। यानी कि सॉलिड को हम लोग हीट करके डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि गैस में, एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, है ना। और वेपर्स को हम लोग कूलिंग करके, है ना, क्या बना सकते हैं हम लोग, सॉलिड, है ना। यानी कि सॉलिड को हीट करके बना सकते हैं वेपर, और वेपर को कूलिंग करके क्या बना सकते हैं,
वेपर को कूलिंग करके बना सकते हैं सॉलिड, और सॉलिड को हीट करने पे हम लोग बना सकते हैं क्या, गैस। यानी कि सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। और गैस को अगर हम लोग कूलिंग करेंगे तो बन जाएगा अगर सॉलिड। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। यानी कि सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए भी सब्लिमेशन प्रोसेस। यानी कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर्स में, ऑन हीटिंग, एंड वेपर्स इनटू सॉलिड, और वेपर्स डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है ऑन कूलिंग। तो इस सब्लिमेशन में कुछ ऐसे प्रोसेस है जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर जिसको हम लोग जानते हैं, कपूर जिसको बोलते हैं, एंड आयोडीन, नमक। अगर हो तो आप लोग कपूर को कभी जला कर चेक कर सकते हैं। कभी पूजा के आरती थाली में देखते कपूर जलता है, तो अब जब बहुत देर से जलता है तो कपूर जल जाता है और नीचे में कुछ नहीं बनता है, बचता है। क्यों नहीं बचता है, क्योंकि कपूर जो है वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है और जल करके सीधे गैस के फॉर्म में ऊपर चले जाता है, नीचे में कुछ नहीं बचता। इसलिए कैम्फर क्या है, एक सॉलिड है और वो जलने के बाद, यानी कि जलने के बाद हीट होता है और वो फिर गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन भी मीन्स नमक को भी हम लोग इसको हम चेक कर सकते हैं, नमक को जलाने पे ये क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि फ्यूजन समझ गए, जिस फ्यूजन के द्वारा हम लोग सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, और वेपोराइजेशन के द्वारा लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में हम लोग सब्लिमेशन के द्वारा फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। यानी कि सॉलिडिफिकेशन हो गया द इंटर कन्वर्सन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। यानी कि जब लिक्विड को जब हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग करेंगे, यानी कि जैसे वाटर को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज में डालते हैं, तो क्या होता है, वो फिर बर्फ़ बन जाता है। और बर्फ़ क्या है, एक सॉलिड स्टेट है। क्या है, एक सॉलिड स्टेट। यानी कि जैसे लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, यानी कूलिंग करते हैं, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। यानी कि सॉलिडिफिकेशन भी आप समझ गए, फ्यूजन भी समझ गए। अब देखिए अब क्या होता है, सब्लिमेशन तो होता ही है, सब्लिमेशन भी समझ गए, जो सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड। लेकिन गैस से लिक्विड में हम लोग चेंज करते हैं, किससे, गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस का यूज होता है। कंडेंसेशन भी क्या होता है, फ्रीजिंग। यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। यानी कि गैस को जैसे हम लोग कूलिंग करते हैं वो क्या बन जाता है, लिक्विड। यानी कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, जैसे पानी गर्म होता है तो कुछ भाप जो होता है वो ढक्कन पे जाकर के रुक जाता है, और थोड़ा देर के बाद वो ठंडा होने के बाद क्या होता है, पानी की बूंद के जैसा उसमें बन जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि नीचे में था पानी और ढक्कन में भी जाकर क्या होता है, पानी ठंडा, वो गैस ठंडा होने के बाद पानी का बूंद बन जाता है। यानी गैस को जब अगर कूलिंग किया जाएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन समझ गए, कंडेंसेशन समझ गए, सॉलिडिफिकेशन समझ गए, फ्यूजन समझ गए और सब्लिमेशन भी समझ गए। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इवापोरेशन में क्या करते हैं, इफेक्ट डालता है, अपना प्रभाव डालता है। यानी कि ये 4 ऐसे फैक्टर है, अगर इसमें से किसी एक का भी अगर कमी हो जाए तो वो इवापोरेशन को इफेक्ट डाल सकता है। यानी कि पहला पॉइंट, सरफेस एरिया। अगर हम एक जग अगर हम लोग पानी लेते हैं, अगर एक जग पानी को हम लोग धूप में देते हैं, फिर उतना ही पानी को जितना कि जग में दिए थे उतना ही पानी को अगर हम एक थाली में दे करके अगर धूप में देखेंगे और 2-4 घंटा के बाद अगर हम फिर दोनों पानी को मेजर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जग का पानी बहुत कम घटा है और थाली में जो पानी डालते हैं धूप में तो उसका पानी क्या होता है, ज़्यादा घट जाता है। इसका मतलब अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फास्ट होगा। सरफेस एरिया कम कर दिया जाए तो उसका प्रोसेस कम हो जाएगा इवापोरेशन का। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर। अगर
सरफेस एरिया भी बढ़ा दिए, लेकिन अगर टेम्परेचर अगर कम होगा, सपोज एक जग पानी को हम 2 घंटे के लिए बहुत ही गर्मी के मौसम में देते हैं जहाँ टेम्परेचर हाई हो, और एक जग पानी को हम देते हैं ठंडा के मौसम में जहाँ की सूरज भी ना उगे, वहाँ भी 2 घंटा देंगे, यहाँ भी 2 घंटा। हम देखेंगे जो गर्मी के मौसम में यानी कि जब धूप में जब 2 घंटा पानी रहा जग में, तो उसमें ज़्यादा पानी भाप बन के उड़ेगा, जो ठंडा में रहा उसमें बहुत ही कम, हो सकता नहीं भी उड़े। यानी कि टेम्परेचर भी क्या करता है, इवापोरेशन पे इफेक्ट डालता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा, अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए तो इवापोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो इवापोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, इवापोरेशन का फास्ट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा, तो एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। यानी कि इसका कम हो रहना ही क्या है, इवापोरेशन के लिए बेटर है। इसका जितना कम होगा इवापोरेशन का प्रोसेस उतना ही फास्ट होगा। चौथा पॉइंट, वाइंड स्पीड। कभी हम लोग देखते हैं अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज हो, अगर धूप नहीं भी रहे, अगर हम लोग अपने कपड़े को अगर सूखने के लिए दे देते हैं, फिर भी हम लोग का कपड़ा सूख जाता है। यानी कि पानी जो हमारे कपड़े में था, यानी कि जो वाटर था हमारे क्लॉथ के साथ, वो अगर हवा के साथ अगर संपर्क में आया तो वो भाप बन के क्या होता है, उड़ जाता है। यानी कि इवापोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, विंड के द्वारा भी होता है। यानी कि विंड स्पीड भी क्या करता है, इवापोरेशन पे अपना प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये 4 ऐसे फैक्टर है जो इवापोरेशन क्या करता है, इफेक्ट डालता है, यानी कि अपना प्रभाव जमाता है। इस प्रकार से ये चैप्टर आज हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप बेहिचक हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर हमको लगेगा हमको इसमें और ज़्यादा बताना आपके कमेंट से, तो मैं इसमें और ज़्यादा आपको बताऊंगा। इसमें जो मेन चीज़ था, जो बेसिक चीज़ था, हमने आपको बता दिया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर अच्छा लगे, अगर आपको मेरा ट्रिक अगर अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ टेक्निक अगर अच्छा लगे, तो आप इस चीज़ को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।